WTO में ये लॉ बनाया गया है, कुछ साल बाद सब्सिडी का एंड कर दिया जाएगा कि वो मार्केट खराब ना हो पूरे वर्ल्ड। बिल वाज वेरी मच हाईलाइटेड व्हिच इज इवन रनिंग टुडे। बात तो है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मिलनी चाहिए सब्सिडी, लेकिन यहाँ क्या जो वेल्दी फार्मर्स हैं उनको मिल जाए सब्सिडी। ये क्योंकि अगर आपका सब्सिडी पे क्वेश्चन आएगा तो अगर आप केलकर कमेटी की आप रिकमेंडेशन नहीं लिख के आओगे तो कोई फायदा नहीं है। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या है, वो कैश की फॉर्म में तो पे नहीं हो रही है, लेकिन कहीं किसी और मीडियम से, जैसे कि एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपका सरकार लगाती है वेरियस क्रॉप पे। अभी इंडिया में 23 क्रॉप्स हैं और एक है आपका शुगर केन, 24 टोटल क्रॉप्स आपके, उसमें एफआरपी मिलता है। ये एमएसपी क्या है, इनडायरेक्ट सब्सिडी का एक टाइप है। फर्टिलाइजर, पावर पे, बिजली के लिए, पानी के लिए, इन पे जो सब्सिडी मिलती है वो डायरेक्ट कैश फॉर्म में नहीं मिल रही है, लेकिन वो इनडायरेक्टली घूम करके मिल रही है किसानों को। तो ये भी सब्सिडी है, इससे भी फायदा मिलता है इनपुट्स में। अब आप देखो कि सब्सिडी रिलेटेड इशू क्या है, जैसे कि आपने कहा था WTO की बात कही थी, तो WTO में जो इशू है, एक तो यहाँ पे इशू है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसे हम कहते हैं AOA, एक तो ये इशू है। दूसरा है आपके एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट, एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है WTO में, जो इंडिया उठा रहा है। इंडिया के जो यहाँ पे एम्बेसडर वो जाते हैं, वहां जाके आपके एग्रीमेंट साइन होते हैं, आपके जाके मतलब बातचीत होती है, और फिर वहां पे एक कुछ आता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, इंडिया में मोस्टली आपके 80 to 90% फार्मर्स हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। अगर हम यहाँ सब्सिडी नहीं देंगे, WTO क्या बोलता है कि सब्सिडी आप कम से कम दो, और कुछ साल बाद WTO में ये लॉ बनाया गया है, कुछ साल बाद सब्सिडी का एंड कर दिया जाएगा कि वो मार्केट खराब ना हो पूरे वर्ल्ड की। लेकिन इंडिया कहता है हमारे यहाँ तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, इसलिए सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें पढ़नी चाहिए कि सब्सिडी की क्या इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, क्या बेनिफिट हैं, और इंडिया में और क्या प्रॉब्लम आ रही है सब्सिडी को लेकर के। जैसे कि आपने कहा, बात तो है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मिलनी चाहिए सब्सिडी, लेकिन यहाँ क्या जो वेल्दी फार्मर्स हैं उनको मिल जाए सब्सिडी, ये भी एक इशू है। तो WTO वाला एक इशू है, एक ये इशू है। काफी वेस्टफुल स्पेंडिंग हो रही है सब्सिडी के रूप में, पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट चला जाता है सरकार का सब्सिडी के रूप में। फाइनेंशियल टैक्स जो आपका सिस्टम है, फाइनेंशियल जो सिस्टम है, उसे बर्डन आता है काफी। ठीक, तो इसके लिए कुछ कमिटीज भी बनाई थी सरकार ने। एक आपकी एक केलकर कमेटी, तो केलकर जो कमेटी है उसमें क्या बताया गया, कन्वर्ट करो सब्सिडीज को कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। ये सब बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सब्सिडी पे क्वेश्चन आएगा तो अगर आप केलकर कमेटी की आप रिकमेंडेशन नहीं लिख के आओगे तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जाए, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाया जाए, ये सारा इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दिए। इंटरनेशनल रिकमेंडेशन दिया है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने नैरोबी पैकेज दिया था एक, तो नैरोबी पैकेज भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। MSP की बात करी जाती है इसमें अक्सर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस है जिसपे गवर्नमेंट फार्मर की जो प्रोड्यूस है, जो उनकी क्रॉप्स हैं उनको खरीदती है, और प्रोक्योरमेंट उसका का FCI के थ्रू होता है। ये MSP का सीन है। MSP में पढ़ना चाहिए कैसे क्या होता है, उसका प्राइस कैसे सेट किया, मतलब कैसे प्राइस कैसे होता है सेट। तो अभी अपने इंडिया में A2 + FL और C2 इस मेथड पे किया जाता है प्राइस को सेट। ये सब बच्चे पढ़ेंगे, वो जान जाएंगे, लेकिन मतलब बच्चों को ये सब चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये प्री में भी पूछता है। प्री में ये सब चीजें पूछ सकता है कि क्या कैसे प्राइस करा जाता है सेट, कौन MSP रिकमेंडेशन किसके थ्रू होता है, वो CACP के थ्रू होता है, कौन लगाता है MSP, वो सरकार लगाती है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें पढ़नी चाहिए इस पे। So here what UPSC says is a public distribution system, objectives, functions, limitations, revamping. So here public distribution system, what is the need, इसकी जरूरत क्या है, तो objective significance इसके क्या है, functions, fair price shops, FCIs we discuss already, ration cards and Aadhaar linkage system, तो ये सारी जो इसमें आ जाती है DBT वाला बात। हाँ। शॉर्टकमिंग्स और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद PDS, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, नीड्स टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ PDS। तो इसकी नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, यू हैव टू गो थ्रू इवन दैट एज वेल। तो एक बार इसकी नीड भी देखना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब देखो कितना स्टेप बाय स्टेप UPSC ने डिफाइन किया सिलेबस को, कहाँ से लाया। अब PDS सिस्टम क्रॉपिंग से लेकर के मार्केट ट्रांसपोर्टेशन से होकर के बफर स्टॉक मैनेजमेंट करा करके अब ये ला रहे हैं इस पे, आपके MSP हो गया, FCI हो गया, अब ये ला रहे हैं PDS पे, कि भाई सब कुछ कर लिया, अब जब मार्केट में आ गया आपका रॉ मटेरियल या फिर क्रॉप, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे, क्योंकि अब देखो किसान तो आपके मार्जिनलाइज है, स्मॉल हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक भी बहुत ज्यादा पुअर है। सारे लोग यहाँ अमीर नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ पे आपके रिच होंगे। तो पुअर पीपल्स के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपके रॉ मटेरियल्स को, क्रॉप्स को। तो ये PDS सिस्टम वही सिस्टम है, फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, ये वो सिस्टम है। तो इसमें एक आप देखो पूरा चैनल है,
पूरा एक प्रोसेस है और पूरा एक आपका सिस्टमैटिक टाइम पीरियड है कैसे ये लागू हुआ। पीडीएस सिस्टम आपका आता है 1992 में, फिर इसे करते हैं रिवैम्प्ड पीडीएस 1992 में, फिर 1997 में क्या करते हैं टारगेटेड पीडीएस। क्योंकि हो क्या रहा था पीडीएस सिस्टम में, जब आपका फूड ग्रेन्स लोगों को बांटने शुरू करे, जब लोगों के थ्रू जब लोगों को ट्रांसफर करने शुरू करे, तो उसमें काफी लूप होल्स शुरू हो गए। फूड कई टाइम पे वेस्ट होने लगा, जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज थे उनको आपके प्रॉपर फूड ग्रेन्स नहीं मिल रहे थे, जिनको नीड है उनको नहीं मिल रहा, जिनको नहीं उनको मिल जा रहा है। तो बीपीएल कार्ड बनाए गए, एपीएल कार्ड बनाए गए कि बीपीएल कार्ड वालों को इतना मिलेगा, एपीएल वालों को इतना मिलेगा। अभी आप देखो, अभी अंत्योदय अन्न योजना चल रही है, उसमें अंत्योदय जो लोग हैं उनको 35 किलोग्राम फूड मिल रहा है। तो डिफरेंट टाइप है। So here BPL is below poverty line, APL is above poverty line, और अंत्योदय भी है। बिलो पॉवर्टी लाइन में भी आपके प्रायोरिटी हाउस होल्डर है और आपके अंत्योदय भी हैं, दोनों को अलग अलग आपके रेशियो में मिलता है फूड ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स। तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रोसेस निकाला, जो सरकार ने प्रोसेस निकाला उसे कहते हैं एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स वही शॉप्स थी जिन पे पीडीएस सिस्टम के थ्रू फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था सब्सिडाइज रेट में। ये आपकी थी फेयर प्राइस शॉप्स, एफपीएस की। एसेंशियल फूड आइटम्स जैसे कुछ क्रॉप्स हो गई, पहले आप देखो मिट्टी का तेल जो मिलता था, केरोसिन ऑयल, वो भी पीडीएस पे मिलता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। ये जो माइन्यूट चीजें आप बता रहे हो, फॉर एग्जांपल जो फेयर प्राइस वाली शॉप है और ये जो पीडीएस का जो सिस्टम है, तो ये सारे जो छोटे छोटे मायने, फॉर एग्जांपल पर हेड कितने किलोग्राम आपको चावल मिलते हैं, अब एक इन्फेंट को कितना दूध का पाउडर मिलता है। सो ये सारी चीजें, दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन माइनर, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर स्टेट एग्जामिनेशन। सी ये चीजें आपको भले छोटी लगे बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। वो टाइम पीरियड आपसे पूछ लेंगे, पीडीएस सिस्टम कब लॉन्च हुआ, रिवैम्प्ड कब हुआ, टारगेटेड कब हुआ, टाइम पीरियड पूछ लेंगे। ये माइनर चीजें होती है, एटलीस्ट यू शुड बी एक बार पढ़ने के बाद अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस तो होनी चाहिए इन सब चीजों की। मैम इसमें एक चीज और भी पीडीएस सिस्टम है, जब इतना हमने पढ़ा तो पीडीएस सिस्टम में हमने देखा कि बहुत लूप होल्स आने लगे, सभी तक पहुंच नहीं पा रहा था। यूपीएससी talks about measures to improve the loophole. तो वो मैं बता रहा हूँ मेजर्स क्या किया गया। पहले तो पीडीएस को रिवैम्प्ड किया गया, टारगेटेड किया जाए, एफपीएस सिस्टम शुरू किया गया। फिर जब ये सबसे भी काम नहीं बना तो ये लेके आया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में, उससे भी कानून नहीं बना तो ये लेके आया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 वाला, वही अभी चल रहा है और ये जो एक्ट है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर है। Here I like to add one more thing. जब बजट अनाउंस हुआ था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, when I first time when I have read it, the first line was in national food security bill, we are going to be sufficient food producer. मतलब I was thinking कि भाई we got independence after like more than 6 decades हो गए थे हमारे इंडिपेंडेंस को, अब जाके you're talking about food security, still you're talking about रोटी कपड़ा मकान। ये मैम आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात करी है ना, एक तो चीज इसमें दो चीजें समझ में आ रही हैं। It was UPA at the time. हाँ, आपने जो बात कही ना, and it was the part of their election campaign as well. तो UPA के ड्यूरेशन में 2013 and 14 was an election. Your food security bill was very much highlighted, which is even running today. वही मैं कह रहा हूँ, जो आपने बात की ना, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आप देखो यहाँ पर। पहली चीज तो ये कि हम 2013 आते आते फूड्स क्रॉप्स में, फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। Yes. हमारे यहाँ मोर देन इनफ फूड प्रोड्यूस होने लगा, जबकि कितना वेस्ट होता है, कितने हजारों टन, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बच जाता है जो कि वेस्ट हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अभी भी बहुत सारे लोग पुअर हैं जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है ऑप्टिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम लेवल ऑफ फूड। तो उनके लिए ये जो सिक्योरिटी एक्ट था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इनमें दो चीजों का ध्यान रखा गया कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स हमारे पास हैं। अब जो पुअर पीपल हैं, जो बिलो पीपल पोर्टल है, जो नीडी है, उनको दो, उनको बांटो, कम से कम रेट में बांटो। जैसे कि आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसमें दो टाइप्स में होता है, मैंने यहाँ बताया पहले, प्रायोरिटी हाउस होल्ड को होता है और अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू भी होता है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड में क्या है, 5 किलोग्राम की लिमिट है, अंत्योदय अन्न योजना में क्या है, 35 किलोग्राम की लिमिट है, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में 3 किलोग्राम में आपको शायद चावल मिल जाता है, 2 किलोग्राम में शायद आपको वीट मिल जाता है, 2 रुपए पर किलोग्राम आपको शायद वीट मिल जाता है, ऐसे कुछ है, वो देख लेंगे। बट मतलब बहुत ही कम सब्सिडाइज प्राइस में मिल जाता है लोगों को। अब फंक्शनिंग कैसे होती है पीडीएस सिस्टम की, ये भी बच्चों को पढ़ना चाहिए। प्रोक्योरमेंट से लेकर के स्टोरेज, एलोकेशन से होकर के ट्रांसपोर्टेशन, ये पूरा इसका एक चेन कह सकते हो आप पीडीएस सिस्टम की फंक्शनिंग की। प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, एलोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे एफसीआई। प्रोक्योरमेंट के लिए एफसीआई के कोल्ड स्टोरेज है, स्टोरेज सिस्टम है, वेयर हाउसिंग है,
वेयर हाउसेस हैं, यहाँ जाके फूड होता है सिक्योर, फूड होता है प्रोक्योर इनमें, और फिर वहीं से आपके पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपने भी बात करी थी अपने इसमें की आधार लिंकेज की, तो पीडीएस में कुछ रिफॉर्म भी किए गए हैं टाइम पे। पहला रिफॉर्म है आधार लिंकेज। जितने भी आपके कंज्यूमर हैं, जितने भी आपके बेनिफिशियरी हैं, उनके आधार को लिंक कर दिया गया है पीडीएस सिस्टम से कि टारगेटेड हाउस होल्ड तक पहुंच सके। दूसरा आपका कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया एफपीएस शॉप्स का, जो आपकी फेयर प्राइस शॉप है उनका कंप्यूटराइजेशन हो चुका है आज के टाइम में। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके थ्रू भी डायरेक्ट बेनिफिट को डायरेक्टली अकाउंट में ही पैसे पहुंच जाते हैं, सब्सिडी पहुंच जाती है। जीपीएस के थ्रू किया जा रहा है, एसएमएस के थ्रू किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, वेब पोर्टल का यूज किया जा रहा है। तो ये सब पीडीएस में रिफॉर्म किए जा रहे हैं। वन नेशन वन रेशन कार्ड की बात हो रही है 2-3-4 साल से। वन नेशन वन रेशन कार्ड ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो बहुत सारे पुअर पर्सन है जो जॉब के लिए करते हैं माइग्रेट, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। बिल्कुल। तो जब वो इंटर स्टेट करेंगे माइग्रेट, तो किसी और स्टेट में उनका कार्ड, राशन कार्ड यूज नहीं कर पाएंगे। अब भले वो बीपीएल लाइन में आते हैं लेकिन वो अपना राशन कार्ड यूज नहीं कर सकते। तो वन नेशन वन रेशन कार्ड की बात हो रही है, तो ये भी एक रिफॉर्म है। वन नेशन वन मार्केट की बात हो रही है, ये भी एक रिफॉर्म है। वाधवा कमेटी है, उसने भी कुछ रिफॉर्म रिकमेंड करे हैं। आप देखो यहाँ पे ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं। सी वन नेशन वन रेशन कार्ड का जो सिस्टम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो रूरल एरिया से, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, स्टेट टू स्टेट जब कोई लेबर माइग्रेट करता है, बीमारू स्टेट, हाँ, जो बीमारू स्टेट्स है उससे मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, रूरल एरिया से मेट्रोपॉलिटन सिटी बहुत सारे लेबर माइग्रेट करते हैं। तो एज यू सेड, दो दे बिलोंग टू बीपीएल लाइन, but still they cannot take food from benefit from this PDS system. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इनिशिएटिव हो जाता है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। हाँ, ये आ जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट। जैसे वन नेशन वन मार्केट, ये भी अच्छा इनिशिएटिव है। मार्केट पूरे नेशन में एक हो जाए, भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर आप देखो पीडीएस सिस्टम में कुछ और इनिशिएटिव लिंक किए गए, जैसे कि पोषण मिशन, जिसे कहते थे पहले एमडीएम, मिड डे मील। मिड डे मील और पोषण मिशन को भी पीडीएस सिस्टम में लिंक किया गया। कुछ इसमें इश्यूज आते हैं पीडीएस सिस्टम में जो ध्यान देने चाहिए, बच्चों को पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपसे इश्यूज ही पूछता है, प्रॉब्लम्स ही पूछता है। आपसे ये नहीं सब अच्छा नहीं आपसे आएगा पूछेगा, वो आपसे प्रॉब्लम्स ही पूछने वाला है, वो आपसे इश्यूज ही पूछने वाला है। तो इश्यूज क्या हो सकते हैं कि पहले तो मैंने बताया कि बेनिफिशियरी का इश्यूज, अभी भी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर बेनिफिशियरी का नहीं हो पा रहा है। अभी भी टारगेटेड बेनिफिशियरीज अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही हैं। अभी भी बहुत लोग छूट जा रहे हैं। आप देखो हंगर, अगर आप देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हमारी रैंक कितनी हाई है, शायद 111 चल रही है अभी, बहुत हाई रैंक है इंडिया की। इसका मतलब क्या है कि अभी भी हंगर से बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग मर रहे हैं हंगर से। तो क्या लीकेज ऑफ फूड ग्रेन्स, जैसा कि मैंने बताया कि एफसीआई के जो गोडाउन हैं, जो स्टोरेज हैं, जो कोल्ड स्टोरेज हैं, जो वेयर हाउसेस हैं, वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये एक लीकेज है। तो ये इससे क्या होता है, इससे फूड ग्रेन्स खराब होता है, रॉट हो जाता है, सड़ जाता है, कई कितने हजारों टन तो खराब होने लग जाता है, चूहे खाने लग जाते हैं। आप देखो, आपने वीडियोस देखे होंगे, प्रोक्योरमेंट को लेकर के इश्यूज हैं। तो ऐसे कुछ पढ़ना चाहिए इश्यूज थोड़े। See, as you said, UPSC generally asks only issues and problems mostly, most of the time. Because if not today, tomorrow, today is your aspirant, tomorrow you will be in system, सिविल सर्वेंट। तो हाँ, सिविल सर्वेंट हो गए, अब जब सिस्टम के अंदर में हो गए, तो जब तक आपको प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज पता नहीं होंगे, आप नहीं जानोगे इन डिटेल हाउ यू रिजॉल्व इट, हाउ यू ब्रिंग अ solution. So even UPSC asks a solution for this. What happens here, especially in India, especially in UPSC, जो अभी मार्केट में जो चीजें, मतलब जो अभी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, तो यूपीएससी टॉक अबाउट लाइक 5 years अहेड की बात करता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है यूपीएससी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द इश्यूज, प्रॉब्लम्स, एंड एज अ सिटीजन यू शुड गो थ्रू वंस यूपीएससी सिलेबस, आई कैन से। इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी। सी, ये यूपीएससी की लाइन है, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी। अब बफर स्टॉक ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉर्म्स इन इंडिया, अभी आप बता रहे थे, चूहे का है, पानी लीक हो जा रहा है, ये सारी चीजें बफर स्टॉक्स में होती है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, as you said right now, FCI की बात मैंने करी थी। Need for food security, we have talked about it, and NFSM and other food securities related government initiatives, government के क्या क्या initiatives लिए हैं, we have discussed about it. Now here what we see is economic of animal rearing. Animal rearing, जैसा कि आपने नाम लिया, तो साउथ इंडिया से आपको पता ही है कितना एनिमल रेयरिंग कितना ज्यादा वहाँ पे हाई लेवल पे होता है। आपका शीप्स का देख लो, मेरिनो शीप्स हो गया, आपका
अगर ये देखा जाए पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है एनिमल रियरिंग, मिल्क से लेकर के उनका वुलन, उनका जो स्किन है, उनके जो और अदर प्रोडक्ट्स हैं, लेदर है, उनके हेयर हैं, उनसे कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, यूज किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है उनका, तो ये एनिमल हस्बेंड्री में आता है ये भी। एंड वी आर आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन का जो आता है मटन, स्पेशली जो मीट है, प्रॉन्स हो गए, जो मीट है स्पेशली जो एनिमल्स का, वी आर द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज, स्पेशली उनके पास तो होगा नहीं, हम ही देंगे उनको चावल। और एनिमल रीडिंग में कुछ चीजें और पढ़नी चाहिए मैम, जैसे कि कई सारे प्रोसेस हो गए, जैसे कि आप देखो बीज, हनी के जो आपका प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, बीज के थ्रू होता है, इसे क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। तो ऐसे ही कई सारे आपके हैं, ग्रेप आपका वाइन, लेकिन यहाँ तो एनिमल रेयर नहीं किया रहा, लेकिन फिर भी आप ये सारे आप वेरियस प्रोसेस पढ़ो। दूसरा, एनिमल रेयरिंग का बेनिफिट क्या है, ये भी इकोनॉमी में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में फूड ग्रेन के सेक्टर में इंडिया लार्जेस्ट है, प्रोडक्शन करता है। उसी तरह इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है, शायद फर्स्ट पे आता होगा या शायद सेकंड पे आता होगा, ये बच्चे चेक कर लें नेट पे। किसमें, एनिमल्स के नंबर ऑफ एनिमल्स में, ह्यूज नंबर ऑफ एनिमल्स अपने इंडिया में मिलते हैं और उनका यूज किया जाता है आपके एग्रीकल्चर में, आपके फार्मिंग प्रोडक्शन, आपके उसमें मिल्क प्रोडक्शन से लेकर के आपके स्किन में, जैसे बताया आपको। तो इसलिए, क्योंकि एनिमल रेयरिंग होती क्यों है, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ एनिमल यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब देखो, हाउस हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, पिग्स हो गए, शीप्स हो गई, हैमिल हो गया, कितने सारे वेरियस यहाँ पे एनिमल्स हैं, तो उनका यूज किया जा सकता है। तो इसलिए एनिमल रियरिंग पढ़ना चाहिए बच्चों को। द इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, उसके रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, यू हैव टू गो थ्रू दैट आल्सो। स्कोप एंड पोटेंशियल इन इंडिया, इसका स्कोप क्या है, पोटेंशियल क्या है, सिग्निफिकेंस एंड लोकेशन, जो इंडस्ट्री लोकेशन कहाँ पे है, कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस इसके क्या क्या हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। संपदा 12th 5-year प्लान, संपदा इनिशिएटिव लेके आए थे ये लोग फूड प्रोसेसिंग के लिए। फूड प्रोसेसिंग मैम आज के टाइम में हाईली आपका अवार्डिंग सेक्टर है, एक हाईली, मतलब आप कह सकते हैं आपका एम्प्लॉयमेंट मतलब क्रिएट हो रही है। तो हर आप लेवल पे देखो, फूड प्रोसेसिंग बहुत ही ह्यूज सेक्टर है और बहुत ही, आप रिसेंटली टाइम में देखो उसका बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया के इकोनॉमिक पे। फूड प्रोसेसिंग बेसिकली है क्या, मतलब फूड प्रोसेसिंग क्या, आप रॉ मटेरियल लेके उसको प्रोसेस किया आपने। रॉ मटेरियल मीन्स जो आपका एग्रीकल्चर फार्मिंग से जो आपका आया, वीट से आपने क्या बनाया, बिस्किट, क्या है, प्रोसेस होके बना है ना। yes. तो फूड प्रोसेसिंग का बेसिक एजेंडा क्या है, 2-3 बेसिक एजेंडाज हैं। पहला तो किसी भी रॉ मटेरियल, फूड ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स का शेल्फ लाइफ बढ़ाना, क्योंकि अगर आप ग्रेन्स को ऐसे स्टोर नहीं कर पाते तो दूसरे मेथड में करो, उनको कन्वर्ट करो, उनकी फॉर्म चेंज करो। और फॉर्म चेंज क्यों करोगे, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा है, कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया में, तो उनकी फॉर्म चेंज करो, मार्केट तक पहुंचाओ। बिल्कुल।